इंडिया एक बहुत ही अलग अलग तरह की जमीन वाला देश है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर हरे भरे मैदानों तक। इस विविधता में नदियां, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। इस भौगोलिक विविधता के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं, जिनमें से एक है भूकंप। भूकंप न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बड़ी चुनौती पेश करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भूकंपों को समझना सिर्फ भूगोल के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानव समाज के बीच के गहरे रिश्ते को समझने के बारे में है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और कैसे समाज इन चुनौतियों का सामना करता है। यह की गद्दी की किनका दिया इन झटकों के पीछे के विज्ञान और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझने के बारे में है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति, उनके टकराव और पृथ्वी की सतह पर उनके प्रभाव को जानना आवश्यक है। भविष्य के नीति निर्माताओं और प्रशासकों के रूप में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भूकंपों की गहरी समझ बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान उन्हें नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद करेगा, जो आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकें। वे आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने की रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर काम करना और प्रभावी योजनाएं बनाना उनकी जिम्मेदारी है। भूकंपों के कारणों, प्रभावों और उन्हें कम करने के उपायों को समझकर एस्पिरेंट्स एक सुरक्षित और अधिक लचीला भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। भूकंप रोधी संरचनाओं का निर्माण और जागरूकता फैलाना इसमें शामिल है। यह निबंध भूकंपों की आकर्षक दुनिया में उतरेगा। हम भूकंपों के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और उनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। हम उनके कारणों, प्रकारों और उनके मापन के पीछे के विज्ञान का पता लगाएंगे। विभिन्न प्रकार के भूकंप और उन्हें मापने के तरीके, जैसे रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर चर्चा करेंगे। हम भूकंपों के विनाशकारी प्रभावों की भी जांच करेंगे और उनके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और आपदा के बाद की चुनौतियों को भी समझेंगे। भूकंपों की पेचीदगियों के बारे में जानने से पहले उस जमीन को समझना जरूरी है जिस पर हम खड़े हैं। पृथ्वी एक ठोस, अपरिवर्तनशील द्रव्यमान नहीं है। हमारे पैरों के नीचे एक गतिशील संरचना है जो लगातार गति में है। पृथ्वी को एक विशाल, स्थिर गेंद के रूप में कल्पना कीजिए। सबसे बाहरी परत जिस पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से पतला है, पूरे फल की तुलना में सेब की त्वचा की तरह। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, गर्म, अर्धठोस चट्टान की एक मोटी परत। और अंत में पृथ्वी के केंद्र में कोर स्थित है, जो लोहे और निकल का एक अविश्वसनीय रूप से गर्म गोला है। भूकंप वे अचानक और अक्सर हिंसक झटके जो जमीन को हिला देते हैं, पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का परिणाम है। पृथ्वी की बाहरी परत, स्थल मंडल, एक एकल ठोस टुकड़ा नहीं है। इसके बजाय यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक कई बड़े और छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। पृथ्वी के मेंटल के भीतर गहरी गर्मी से संचालित ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, यद्यपि बहुत धीमी गति से। यह गर्मी संवहन धाराएं बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे बर्तन में पानी उबलता है। ये धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाने का कारण बनती हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे, हर साल कुछ सेंटीमीटर। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति भूकंपों का प्राथमिक कारण है। ये प्लेटें पृथ्वी की सतह के नीचे लगातार गति में रहती हैं और उनकी गतिविधियां हमारे ग्रह के भूगर्भीय परिदृश्य को आकार देती हैं। ये प्लेटें विभिन्न तरीकों से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और यह इन अंतःक्रियाओं पर होता है जहां अधिकांश भूकंप आते हैं। कभी-कभी ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, कभी-कभी एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं। चट्टान के दो विशाल स्लैब, टेक्टोनिक प्लेट्स की कल्पना करें, एक दूसरे के खिलाफ धक्का दे रहे हैं। यह धक्का देने की प्रक्रिया धीमी और निरंतर होती है।
लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। दबाव समय के साथ तब तक बढ़ता है जब तक कि चट्टानें अंततः हार नहीं मान लेती। भूकंपीय तरंगों के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करती हैं। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह पृथ्वी की सतह को हिला देती है और भूकंप का कारण बनती है। ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर और उसकी सतह पर जाती हैं, जिससे जमीन हिल जाती है। ये तरंगें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और सतही तरंगें, जो भूकंप के प्रभाव को और भी जटिल बनाती हैं। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां चट्टान फटती है और ऊर्जा छोड़ती है, उसे भूकंप का फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। यह बिंदु पृथ्वी की गहराई में स्थित होता है और यहीं से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की सतह पर सीधे फोकस के ऊपर के बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक महसूस होता है और जहां सबसे अधिक क्षति होती है। खंड 5, भूकंपों के प्रकार, टेक्टोनिक से प्रेरित तक। भूकंपों को उनके कारणों के आधार पर व्यापक रूप से 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: टेक्टोनिक, ज्वालामुखी और प्रेरित। टेक्टोनिक भूकंप सबसे आम प्रकार टेक्टोनिक प्लेट्स के संचलन और परस्पर क्रिया के कारण आते हैं। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़े हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की गति जमीन को हिला सकती है। प्रेरित भूकंप मानवीय गतिविधियों से शुरू होते हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर तनाव की स्थिति को बदल देते हैं। खंड 6, भूकंपों की शक्ति को मापना। भूकंपों को भूकंपलेखी नामक उपकरणों का उपयोग करके मापा जाता है। ये संवेदनशील उपकरण भूकंपीय तरंगों के कारण होने वाली जमीनी गति का पता लगाते हैं और इसे भूकंप लेख पर रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप के आकार को आमतौर पर 2 मुख्य पैमानों का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है: रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। 1930 के दशक में विकसित रिक्टर स्केल भूकंप लेख पर दर्ज भूकंपीय तरंगों के आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एक अधिक आधुनिक पैमाना भूकंप द्वारा जारी कुल ऊर्जा का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है, खासकर बड़े भूकंपों के लिए। खंड 7, विनाशकारी प्रभाव भूकंपों के बाद। भूकंप मानव जीवन, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। हिलती हुई जमीन इमारतों को ढा सकती है, सड़कों को तोड़ सकती है और पुलों को तोड़ सकती है। भूकंप सुनामी, भूस्खलन और आग जैसे द्वितीयक खतरों को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे उनकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाती है। भूकंप का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें इसकी तीव्रता, गहराई, आबादी वाले क्षेत्रों से निकटता और भवन निर्माण की गुणवत्ता शामिल है। खराब तरीके से निर्मित इमारतों वाले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंप से व्यापक तबाही और जान माल का नुकसान हो सकता है। खंड 8, जोखिमों को कम करना, एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण। यह अध्याय उन महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डालता है जो हम भूकंप के खतरों को कम करने के लिए उठा सकते हैं। जबकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते हैं, हम निश्चित रूप से उनके प्रभाव को कम करने और सुरक्षित समुदायों को बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसमें सामुदायिक भूकंप ड्रिल और सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल हैं, जो लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार करते हैं। भूकंप शमन रणनीतियों में भवन कोड और विनियम सहित एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि नई इमारतें और संरचनाएं भूकंप के झटकों का सामना कर सकें। भूकंप प्रतिरोधी निर्माण सुनिश्चित करने वाले सख्त भवन कोड और विनियमों को लागू करना महत्वपूर्ण है। इंजीनियर और निर्माण कार्यकर्ता इन कोडों का पालन करते हुए इमारतों को मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। भूकंपीय बलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई इमारतें ढहने के जोखिम को कम कर सकती हैं और जान बचा सकती हैं।
आधुनिक इमारतों में भूकंप प्रतिरोधी विशेषताएं शामिल होती हैं, जो उन्हें अधिक सुरक्षित बनाती हैं। प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने से भूकंप से कंपन किसी क्षेत्र तक पहुंचने से पहले सेकंड से मिनटों का बहुमूल्य नोटिस मिल सकता है। यह प्रणाली वैज्ञानिकों द्वारा लगातार निगरानी और विश्लेषण के माध्यम से संचालित होती है। यह लोगों को कवर लेने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संचालन को रोकने और प्रभाव के लिए तैयार करने की अनुमति दे सकता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं भी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। भूकंप की तैयारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। जागरूकता अभियानों और कार्यशालाओं के माध्यम से लोग भूकंप के खतरों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में अधिक जान सकते हैं। भूकंप सुरक्षा उपायों, निकासी प्रक्रियाओं और भूकंप के दौरान और बाद में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, इसके बारे में समुदायों को शिक्षित करना व्यक्तियों को अपनी और अपने परिवारों की रक्षा करने के लिए सशक्त बना सकता है। भूकंप का इंपैक्ट शुरुआती झटकों से कहीं आगे तक जाता है। आफ्टर शॉक्स, जो अक्सर असंख्य और अप्रत्याशित होते हैं, कमजोर संरचनाओं को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और बचाव के प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। नष्ट हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, घायलों को चिकित्सा देना और विस्थापित परिवारों को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से अपने प्रियजनों या घरों को खोने वालों पर मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक होने की राह अक्सर लंबी और कठिन होती है। हालांकि तबाही के बीच लचीलापन, करुणा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कहानियां भी सामने आती हैं। प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले, सहायता संगठन और आम नागरिक विपत्ति का सामना करते हुए अविश्वसनीय साहस और निस्वार्थता का प्रदर्शन करते हैं। मानवता के ये कार्य आशा की किरण प्रदान करते हैं और हमें जरूरत के समय एक दूसरे का समर्थन करने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। फरवरी 2023 में दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में आया भूकंप हाल के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। शुरुआती 7.8 तीव्रता वाले भूकंप और उसके शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स ने पूरे शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। विनाश का पैमाना चौंका देने वाला था। इमारतें ढह गईं, बुनियादी ढांचा चौपट हो गया और अनगिनत परिवार बेघर हो गए। भूकंप का केंद्र तुर्की के एक प्रमुख शहर गाजियान्टेप के पास था, लेकिन इसका इंपैक्ट दूर दूर तक था। भूकंप की तीव्रता, इस क्षेत्र में कई इमारतों की कमजोरी और सुबह के समय आपदा का आना, इन सब कारणों से भारी जान माल का नुकसान हुआ। भूकंप ने भूकंप रोधी निर्माण की गंभीर आवश्यकता को उजागर किया, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बनाई गई कई इमारतें बस ढह गईं, जिससे निवासी मलबे के नीचे फंस गए। इस आपदा ने भूकंपों के इंपैक्ट को कम करने में बिल्डिंग कोड और नियमों के महत्व को रेखांकित किया। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की बाढ़ आ गई। दुनिया भर से बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए समय से दौड़ रही थीं, जबकि मानवीय संगठन जरूरतमंदों को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। समर्थन के इस प्रदर्शन ने त्रासदी के समय वैश्विक एकजुटता की ताकत को दिखाया। हालांकि इस आपदा ने संघर्ष क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से सहायता पहुंचाने की चुनौतियों को भी उजागर किया, खासकर उत्तरी सीरिया में, जहां चल रहे संघर्ष ने प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच को बाधित किया। तुर्की सीरिया भूकंप भूकंपीय घटनाओं के लिए अपर्याप्त तैयारी के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह त्रासदी भूकंप रोधी बुनियादी ढांचे में निवेश करने, बिल्डिंग कोड लागू करने और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में स्थित समुदायों के बीच तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है। यह समय पर और प्रभावी सहायता पहुंचाने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
खासकर संघर्ष क्षेत्रों में। भूकंपीय तरंगें भूकंप और पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने की कुंजी हैं। ये तरंगें अलग अलग गति और आवृत्तियों पर यात्रा करती हैं। भूकंपीय तरंगें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स में वर्गीकृत किया गया है। पी वेव्स ठोस और तरल दोनों पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। एस वेव्स केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। सतह तरंगों को लव वेव्स और रेले वेव्स में वर्गीकृत किया गया है। भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं को समझने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में मदद मिलती है। कल्पना कीजिए कि एक शांत तालाब में एक कंकड़ गिराया जा रहा है। प्रभाव के बिंदु से बाहर की ओर फैलने वाली तरंगें इसी तरह की होती हैं जैसे भूकंपीय तरंगें पृथ्वी से होकर यात्रा करती हैं। बॉडी वेव्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, पृथ्वी के शरीर के माध्यम से यात्रा करती हैं। वे भूकंप की शुरुआत में महसूस किए गए तेज झटके या झटकों के लिए जिम्मेदार हैं। पी वेव्स भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज संपीड़न तरंगें हैं। एक स्लिंकी को खींचने और फिर एक सिरे को छोड़ने की कल्पना करें। स्लिंकी के साथ यात्रा करने वाला संपीड़न पल्स पी तरंगों के प्रसार के समान है। दूसरी ओर एस वेव्स कतरनी तरंगें हैं। वे जमीन को उस दिशा में आगे पीछे करते हैं जो तरंग यात्रा कर रही है। एक स्थिर वस्तु से बंधी रस्सी को हिलाने के बारे में सोचें। रस्सी के साथ यात्रा करने वाली तरंग जैसी गति एस तरंगों की गति का उदाहरण देती है। पी वेव्स और एस वेव्स के वेग और व्यवहार में अंतर भूकंप विज्ञानियों को भूकंप के ऊपरी केंद्र का स्थान निर्धारित करने की अनुमति देता है। आपदा प्रतिक्रिया और राहत प्रयासों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। पी वेव्स, जिन्हें प्राइमरी वेव्स के रूप में भी जाना जाता है, सबसे तेज प्रकार की भूकंपीय तरंगें हैं। वे 1 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं। यह गति उन्हें भूकंप के बाद सीस्मोमीटर स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली लहरें बनने देती है। ठोस और तरल दोनों पदार्थों से होकर गुजरने की पी वेव्स की क्षमता पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। पी वेव्स की यात्रा समय और पथों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के तरल बाहरी कोर के अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम हैं। पी वेव्स को अक्सर अचानक झटका या टक्कर के रूप में वर्णित किया जाता है। वे भूकंप के दौरान महसूस किए गए शुरुआती झटकों के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि पी वेव्स स्वयं हमेशा महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, उनका आगमन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि एस वेव्स और सतह तरंगों से मजबूत झटकों का पालन हो सकता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए पी वेव्स की विशेषताओं को समझना आवश्यक है। ये प्रणालियां अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगों के आने से पहले मूल्यवान सेकंड से मिनटों तक की अग्रिम सूचना प्रदान कर सकती हैं। खंड 5 एस वेव्स पृथ्वी की संरचना को उजागर करना। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स भूकंप के बाद सीस्मोमीटर स्टेशन पर पहुंचने वाली दूसरी प्रकार की बॉडी वेव होती हैं। वे पी वेव्स से धीमी होती हैं, जो 1 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती हैं। पी वेव्स के विपरीत एस वेव्स केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। यह विशेषता पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायक रही है। तथ्य यह है कि एस वेव्स तरल पदार्थों से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं, जिससे पृथ्वी के तरल बाहरी कोर की खोज हुई। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में एस वेव्स का पता नहीं चलता है। एस वेव शैडो जोन ने पृथ्वी के भीतर एक तरल परत की उपस्थिति के प्रमाण प्रदान किए। एस वेव्स अपनी कतरनी गति के कारण पी वेव्स की तुलना में अधिक विनाशकारी होती हैं। वे डीवीकेगी आगे पीछे होने वाले झटकों का कारण बनते हैं, जो इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं को डिजाइन करने के लिए एस वेव्स के गुणों को समझना महत्वपूर्ण है। खंड 6 सतह तरंगें पृथ्वी की पपड़ी की सवारी।
सतह तरंगें पृथ्वी की सतह के साथ यात्रा करती हैं। भूकंप के दौरान रोलिंग और लहराती गतियों के लिए सतह तरंगें जिम्मेदार होती हैं। ये तरंगें बॉडी वेव्स की तुलना में धीमी होती हैं, लेकिन अधिक विनाशकारी होती हैं। सतह तरंगें दो प्रकार की होती हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स। खंड 7 लव वेव्स, द ग्राउंड शेकर्स। लव वेव्स सतह तरंगें हैं जो जमीन को क्षैतिज रूप से ले जाती हैं। एक छोर से गलीचा हिलाने की कल्पना करो। गलीचे की तरंग जैसी गति लव वेव्स की गति के समान है। इन तरंगों का नाम ऑगस्टस एडवर्ड हफ लव के नाम पर रखा गया है। लव वेव्स तेज होती हैं और संरचनाओं के लिए हानिकारक होती हैं। खंड 8 रेले वेव्स, रोलिंग अक्रॉस द सरफेस। रेले वेव्स एक प्रकार की सतह तरंगें हैं जो जमीन को लुढ़कती हुई गति में ले जाती हैं। कल्पना कीजिए कि एक तालाब में एक कंकड़ गिराया जा रहा है और बाहर की ओर फैलने वाली गोलाकार लहरों को देखा जा रहा है। रेले वेव्स एक समान रोलिंग गति का कारण बनती हैं क्योंकि वे पृथ्वी की सतह के साथ यात्रा करती हैं। इन तरंगों का नाम लॉर्ड रेले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1885 में उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। रेले वेव्स दो सतह तरंगों में से धीमी होती हैं और इन्हें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की जमीनी गतियों की विशेषता होती है। भूकंपों से होने वाले अधिकांश नुकसान के लिए रेले वेव्स जिम्मेदार हैं। उनकी लुढ़कती गति के कारण इमारतें हिल सकती हैं और गिर सकती हैं, और वे भूस्खलन और सुनामी को भी ट्रिगर कर सकती हैं। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और भवन निर्माण संहिता को आकार देने, भूमि उपयोग नीतियों को सूचित करने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को विकसित करने में सहायक रहा है।